हेलो बच्चों। तो अपन अब संधारित्र पढ़ चुके हैं, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो अपन ने पढ़ लिया है। देखो, अपन ने संधारित्र की परिभाषा पढ़ी थी और उसका जो प्रिंसिपल है, उसका जो सिद्धांत है वो पढ़ लिया है। मैंने आपको बताया था संधारित्र तीन तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से बताए थे? मैंने आपको बताया था समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। और मैंने बताया था कि बेलनाकार संधारित्र जो है कोर्स में नहीं है, अपन डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। अपन सिर्फ दो संधारित्रों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला आज अपन चालू कर रहे हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। समांतर प्लेट संधारित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। और मैं तो पूरी कोशिश करूंगा आपको पूरा समझाने की। देखिए, तो इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? समांतर को बोलते हैं बच्चों पैरेलल, फिर प्लेट तो प्लेट है ही, और संधारित्र को बोलते हैं कैपेसिटर। तो इट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो, नाम से पता चल रहा है प्लेट है और वो कैसी होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने बोला कि इसके अंदर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है, और यही है वास्तविकता में कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है? दो धातु की प्लेटें हैं जो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। चूंकि संधारित्र है तो दोनों प्लेटों का आकार क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर ये समांतर है, ठीक है, तो जितना इसका क्षेत्रफल है उतना का उतना क्षेत्रफल इसका होना चाहिए। मतलब ये ज्यामिति में एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? आकार में एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। फिर संधारित्र है तो एक प्लेट के पास में क्या होगा बच्चों? धनात्मक आवेश होगा, है ना। और उतना का उतना ही ऋणात्मक आवेश किसके पास में होगा? दूसरी प्लेट के पास में होगा, है ना। एक प्लेट के पास में प्लस का क्यू, तो दूसरी प्लेट के पास में माइनस का क्यू। ये क्या हो गया? समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। इन प्लेटों के बीच की दूरी बच्चों कम होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसे नहीं है कि 2-2 किलोमीटर की दूरी पर रख रखिए या 10-10 मीटर की दूरी पर रख रखिए, नहीं भाई। ये प्लेटों के बीच में जो दूरी आप पढ़ोगे ना न्यूमेरिकली, वो 10⁻⁻6 और -3 में मिलेगी। मोस्टली आपको 10⁻⁻6 मीटर्स में मिलेगी आपको। चलिए, तो ये हो गया। फिर इसके बाद में अगर ये धनात्मक प्लेट है उस संधारित्र की, तो इसके लिए लिखेंगे प्लस का सिग्मा आवेश घनत्व, है ना। सिग्मा आवेश घनत्व होता है। चलिए, और ये जो माइनस वाला है, इस वाले के लिए अगर मैं पृष्ठीय आवेश घनत्व लिखूं तो ये कैसा होगा? माइनस का सिग्मा होगा, ठीक। तो ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है, ये ध्यान में रखिए। क्या होनी चाहिए? धातु की दो प्लेटें होनी चाहिए जो एक दूसरे के समांतर हो, वो ज्यामिति में एक दूसरे के बराबर हो, उनका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, और प्लेटों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो फिर वो क्या बनाएगा बच्चों? समांतर प्लेट संधारित्र। तो परिभाषा क्या लिखोगे? हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, समान ज्यामिति, समझिए इस चीज को, समान ज्यामिति तथा समान क्षेत्रफल की दो समांतर धातु की प्लेटों का युग्म जिनके मध्य दूरी अत्यल्प हो, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। या फिर यह व्यवस्था क्या कहलाती है? समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। अब यहां पर अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो देखिए, ये प्लस का आवेश यहाँ पर है, माइनस का यहाँ पर है। अगर मैं इसके बीच में, वैसे भी विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर मानते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये किसकी दिशा है? विद्युत क्षेत्र की। और देखो, अगर आपको दिख रहा है तो मैं समांतर रेखाएं खींच रहा हूँ, ठीक। अगर समांतर रेखाएं खींच रहा हूँ तो इन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिए, प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होता है वह एक समान होता है। किसमें? समांतर प्लेट संधारित्र में।
ये जो प्लेटों का आकार जो मैं बोल रहा हूँ कि इस बार देखो, ऐसे तो आपको लाइन दिख रही होगी क्योंकि बोर्ड पे तो लाइन ही बनेगी, लेकिन ये वास्तविकता के अंदर कैसी है बच्चों, दो प्लेट है। तो जैसे एक डस्टर यहाँ पे रख लो और इसके बगल में एक और मैं डस्टर रख लो, इसी आकृति का दूसरा डस्टर रख लो, तो एक आयताकार प्लेट इधर दिखेगी और दूसरी आयताकार प्लेट इधर दिखेगी, ठीक है। तो वो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, समांतर प्लेट संधारित्र बनाएंगे। तो प्लेटों का आकार आयताकार भी हो सकता है, प्लेटों का आकार वृत्ताकार भी हो सकता है। दो वृत्त मान लो, है ना, दो वृत्त एक समान त्रिज्या के वृत्त मान लो, तो दो वृत्त अगर ऐसे रखे हुए हैं तो वो भी क्या होंगे, समांतर प्लेट संधारित्र हो सकते हैं। तो आप इसे ऐसा भी मान सकते थे कि ये भी समांतर प्लेट संधारित्र हो सकता था, ऐसा एक प्लेट प्लस की और एक प्लेट माइनस की मान लीजिए वृत्तीय होगा। इसे गोलीय संधारित्र मत बोलना, गोलीय संधारित्र में गोला होता है बच्चों, और वृत्त और गोले में आपको बेसिक अंतर पता होगा, ठीक है। चलिए, तो हमें इतना पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान में रखना है कि जो धातु की प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है वह प्लेट धनावेशित हो जाती है या उस पर प्लस का क्यू आवेश आ जाता है। वह जिस प्लेट का संबंध बैटरी के ऋणावेशित प्लेट से होता है, माइनस प्लेट से होता है, वह प्लेट क्या बन जाती है, ऋणावेशित बन जाती है, ठीक है। फिर अब हम काम कर रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य निर्वात हो। वापस से क्या है टॉपिक समझिए, समांतर प्लेट संधारित्र, ये टॉपिक ये मेन ही है और उसी के अंदर अपन एक सब हेडिंग मान रहे हैं अपन इसको, संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य क्या हो, निर्वात अथवा वायु, ठीक है। तो ये हेडिंग है, अपन को धारिता सी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, किसके लिए, इस समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। अब थोड़ा सोचो सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने बोला सी का फॉर्मूला लिखा, सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्यू कितना है, तो हम बोलेंगे क्यू ही आवेश दिया है, तो ये तो क्यू का क्यू मान लो, इसमें कोई चेंजेस मत करना। फिर V क्या होगा, तो विभव कैलकुलेट करना है। विभव कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो एक फॉर्मूला जो हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था कुछ, चलिए अब समांतर प्लेट संधारित्र में ये फॉर्मूला कैसे चेंज होगा वो समझने लायक बात है। तो इस चीज को समझिए कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर जो धातु की प्लेटों की आप बात कर रहे हैं, इन दोनों धातु की प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी होती है। तो ये जो डी आर का मान है वो वास्तविकता में डी है, ठीक है। और फिर विद्युत क्षेत्र को क्या माना जाता है, एक समान माना जाता है, प्लस से कहां की ओर, माइनस की ओर, ऐसा ही तो है। यहाँ पर प्लस 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 लिख देंगे और यहाँ पर क्या माइनस लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये माइनस का निशान नहीं लाना है, क्यों नहीं लाना है इसका भी रीजन है। क्या रीजन है भाई, तो हम बोल रहे हैं, समझना आप इस चीज को, यहाँ पर आवेश जो है, अगर यहाँ पर आवेश रख दिया जाए, कोई भी परीक्षण आवेश को रख दिया जाए, तो वह परीक्षण आवेश स्वतः धनात्मक आवेश होगा, परीक्षण आवेश तो प्लस की प्लेट से तो वो प्रतिकर्षित होगा, इस तरफ जाएगा, माइनस की प्लेट से आकर्षित होगा, वो वापस से इसी तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहा है, देखो विद्युत क्षेत्र भी ऐसे ही था, इसी दिशा में था, ठीक है, और आवेश भी उसी दिशा में जा रहा है। तो हम बोलते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर आवेश की गति की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा ही है, तो ज्यादा दिमाग न लगाएं, ठीक है। हमें ये पता चल गया वो माइनस का निशान क्यों आ रहा था, क्योंकि वो वहां पर किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत था, ऐसा ही था। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत नहीं कर रहा है, पहली बात को दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे इसे ई डी आर कॉस थीटा, तो जा तो ऐसे ही रहा है ना, बिल्कुल समांतर जा रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी रखूंगा, 0, तो ये क्या हो जाएगा, ई डी आर की जगह मैंने बताया था आपको डी, और cos 0 का मान कितना होता है 1। तो फिर समांतर प्लेट संधारित्र के लिए प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना होता है बच्चों, AD होता है, ये बात ध्यान में रख लीजिए, दिमाग में रहेगा ये, चलिए ओके।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, विभवांतर ज्ञात करना पड़ेगा। और विभवांतर का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या बच्चों, ईडी। ठीक है, और ईडी को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, ई निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो आपको अब सबसे पहला टास्क क्या है, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र से निकालेंगे विभव और विभव से निकालेंगे धारिता। ठीक है ये बात। तो काम करना चालू करता हूं, डेरिवेशन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इस डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर ये वाला डायग्राम वही यूज कर लो, वो जो वहां पर डायग्राम बना हुआ है ना, इसी को ही यूज कर लीजिएगा। और यहाँ पर ऐसा एक डॉट बना लीजिएगा जो आपको बताएगा कि परीक्षण आवेश का मूवमेंट कैसा है। तो इस वाला प्लस की प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र E1, माइनस की प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र E2, और दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब काम करते हैं। तो हमने क्या लिखना है, तो हमने बोला समांतर। समझिए डेरिवेशन छोटा सा है लेकिन स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। तो क्या होगा, तो हमने बोला परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है E, वो क्या होगा, दोनों विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, E1 प्लस E2। और किसी भी प्लेट मतलब परत ही तो थी, ठीक है, उसके पास में सिर्फ क्षेत्रफल ही था, आयतन के अंदर नहीं जा रहा था। ठीक, तो किसी भी प्लेट के पास में अगर आवेश है तो हमने बोला कि उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये परत की तरह बिहेव कर रहा है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले वाले के कारण सिग्मा था, परिमाण में ही काम कर रहा हूं, दिशा तो एक समान ही है इसलिए जुड़ जाएगा। तो पहले वाले के कारण सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले के कारण भी कितना, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल कितना हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय, जोड़ लो भाई, क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा। प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इस चीज को ध्यान रखें, ये हमारे लिए क्या है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, डायग्राम वही रेफरेंस में उठाओगे आप बच्चों, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। बस ध्यान में और क्या ऐड कर लोगे, यहाँ पे ए लिख लीजिएगा और प्लेटों के मध्य की दूरी को डी लिख लीजिएगा। ठीक है, एक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लेटों के मध्य की दूरी डी लिख लीजिएगा। फिर प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, प्लेटों के मध्य विभवांतर को। तो अब इस चीज को सिंपल सा पार्ट हमने बोला कि विभवांतर V बराबर क्या होता है बच्चों, ED, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। E का मान कितना है, तो हमने लिखा समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, चलिए क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू E की जगह लिखेंगे सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये हुआ D। फिर सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A, पढ़ रखा है आपने, जितना आवेश दिया तो हमने बोला कैपिटल Q आवेश दिया, आप चाहें तो स्मॉल q से काम कर लो। ठीक है, तो फिर वहां पर जब आप धारिता का फॉर्मूला लिखोगे तो स्मॉल q डिवाइडेड बाय V लिखना, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर कैपिटल Q लिख रहे हो तो यहाँ पर भी कैपिटल Q डिवाइडेड बाय V लिखा जाएगा। और अगर यहाँ पर स्मॉल q लिख दिया अपन ने कि आवेश कितना दिया, स्मॉल q दिया है, तो वहां पर भी स्मॉल q लिखोगे, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये गलती मत कर दीजिएगा। एक जगह प्लस का क्यू मतलब कैपिटल क्यू लिखो और एक जगह स्मॉल क्यू लिखो। तो ये स्मॉल क्यू आवेश डिवाइडेड बाय ए, डी ऐसा का ऐसा ऊपर और एप्सिलॉन नॉट नीचे। ठीक है, ये प्लेटों के मध्य क्या हो चुका है, विभवांतर। अतः धारिता की परिभाषा से, अतः धारिता की परिभाषा से, हाँ भाई, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय V। यही तो पढ़ा था, यहाँ पे मैंने स्मॉल क्यू लिखा तो यहाँ पर मैं स्मॉल क्यू लिख रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पर किसका मान रखना है अपन को, V का मान रखना है। तो हमने लिखा समीकरण 2 व 3 से, किससे, समीकरण 2 और 3 से मान रख दीजिए V का। ठीक है, अब ये मान अपन रख रहे हैं, ओके, उसको मैं मिटा दे रहा हूँ बच्चों।
तो हम इस चीज को लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से क्या होगा, समीकरण 2, सॉरी अपन को सी निकालना है ना, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय वी। वी की जगह मान देखो कितना है, क्यू डी डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए और नीचे क्या रहेगा बच्चों, डी। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है निर्वात में, कितना बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। इंपॉर्टेंट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी होती है, दिमाग में रह जाएगा। चलिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है, किन कारकों पर, तो हम बोलेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इसके क्षेत्रफल, प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, मतलब ये प्लेट जितनी बड़ी होगी क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा धारिता ज्यादा होगी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डी मध्य की दूरी है ना, इसके व्युत्क्रमानुपाती। और मैंने आपको क्या बोला था कि युग्म में दूरी क्या होनी चाहिए, अत्यल्प होनी चाहिए, ठीक है। फिर और एप्सिलॉन नॉट, अगर माध्यम भरा होता है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ में और कौन आता है, एप्सिलॉन आर भी आता है। तो यह प्लेटों के मध्य भरे माध्यम पर भी निर्भर करती है। बात समझ में आ गई। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों की प्रकृति, उनके क्षेत्रफल, उनके मध्य की दूरी तथा प्लेटों के मध्य भरे माध्यम पर निर्भर करती है। ज्यादा जल्दी बोल गया क्या, ओके। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो सी है वो समानुपाती है ए के, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ अगर आप बनाते हो ए और सी के बीच में, तो वो समानुपाती का ग्राफ जाएगा, ठीक है। और सी व्युत्क्रमानुपाती है डी के, तो इन दोनों के बीच में अगर आप ग्राफ बनाते हो ना, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आपको पता है अति परवलयाकार जाता है ना। तो इस तरीके से स्लोप वाला लेकर के चले जाइएगा, फॉर्मूला दिमाग पे रखोगे, डन हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट है, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ही निकालेंगे, लेकिन जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। जल्दी मिटा दिया गया, होपफुली आपने उतार लिया होगा, ठीक है। चलिए वापस से ऐसे का ऐसा डेरिवेशन करेंगे, बस थोड़ा सा ही चेंज हो जाएगा। अब हेडिंग देखो किसकी बात कर रहे हैं अपन बोल रहे हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। अब समझो इस चीज को, परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, तो पहले तो अपन ने बनाया डायग्राम, तो मैं बोला कि प्लेट बना लो, है ना, और फिर यहाँ पर प्लस का आवेश दिखा दो, हो गया। फिर इनके मध्य माध्यम को भरना है, तो परावैद्युत पदार्थ का माध्यम ऐसा पूरा का पूरा ऐसा शो करोगे आप, ठीक है। और इस परावैद्युत पदार्थ के माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा, एप्सिलॉन आर होगा, ये ध्यान में रखिएगा। प्लेटों का क्षेत्रफल अभी भी ए ही है और इनके मध्य की दूरी अभी भी स्मॉल डी ही है, ठीक है, डन हुआ। चलिए काम करना चालू करते हैं। काम कैसे चालू किया था बच्चों, याद आ रहा होगा आपको, सबसे पहले क्या निकाला था, विद्युत क्षेत्र निकाला था। तो सबसे पहले अपने बोलना है कि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, समझिए, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई होगा। और देखो ये ई कितना होता है, तो हमने बोला सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन ये सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कब था, जब प्लेटों के मध्य बच्चों निर्वात था, ठीक है। अब क्या आ चुका है, माध्यम, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ में और कौन आएगा, एप्सिलॉन आर भी तो आएगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ये विद्युत क्षेत्र है माध्यम में, इसे EM भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब विद्युत क्षेत्र थोड़ा सा चेंज हो गया है, एप्सिलॉन नॉट के साथ में और कौन आ गया है, एप्सिलॉन आर भी आ गया है। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र घटा या बढ़ा,
भाग लग रहा है ना यहाँ पर, तो घट गया। क्या हो गया? घट गया। ये बात ध्यान में रखना। अब देखो, अब आगे कैसे काम करेंगे। अब हम देखते हैं कि विभवांतर क्या होगा प्लेटों के मध्य। तो हमने लिखना है प्लेटों के मध्य विभवांतर। प्लेटों के मध्य विभवांतर ई, सॉरी विभवांतर तो वी होता है, सॉरी। तो v बराबर क्या होगा बच्चों? ई डी। और e का मान समीकरण 1 से रखने पर, वापस से वही काम करें। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, मान रखें v बराबर e का मान कितना? सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और डी ऐसा का ऐसा। ठीक है, हो गया। अब सिग्मा की जगह क्या लिखना है अपन को? q डिवाइडेड बाय a, ये लिखा था लास्ट टाइम भी, तो q डिवाइडेड बाय a। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r आ गया, और यहाँ पर d भी आ गया। ये v हो चुका है। डन हुआ ये। चलिए अब देखो आगे, विभवांतर आने के बाद में क्या निकालते हैं? धारिता निकालते हैं। तो मैं बोला धारिता की परिभाषा से। किसकी परिभाषा से? धारिता की परिभाषा से। धारिता की परिभाषा से क्या होगा बच्चों? C इज इक्वल टू क्या होगा? Q डिवाइडेड बाय V। चलिए अब देखो Q का मान, सॉरी Q तो ऐसा का ऐसा, V का मान यहां से समीकरण नंबर, इसको मैं 2 बना देता हूं, 2 से समीकरण नंबर 2 से V का मान रखेंगे। क्या रखेंगे? QD डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, यही तो रखेंगे। Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये वाली राशि कहां जाएगी? ऊपर। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D, यही है। गौर करो, माध्यम में निकाल रहा हूं धारिता, तो मैं इसे CM लिख सकता हूं। ठीक है, और ये क्या होगा? इसे थोड़ा अरेंज किया तो एप्सिलॉन नॉट, फिर एप्सिलॉन R A डिवाइडेड बाय D। चलो ये इस तरीके का फॉर्मेट हमारे देखा हुआ है, कुछ ऐसा था। एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, पहले पढ़ा हुआ सा लग रहा है। और ये किससे गुणा हो रहा है? एप्सिलॉन R से। ठीक, अब आप इस चीज को थोड़ा गौर करें बच्चों। ये एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, ये कहां पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में। कब? जब प्लेटों के मध्य निर्वात होता है। ठीक है, तो ये निर्वात की धारिता आ गई क्या? तो हमने इसकी जगह क्या लिख लिया? निर्वात की धारिता C नॉट, और वो C नॉट किससे गुणा हो रही है? एप्सिलॉन R से, बराबर में क्या? C माध्यम। देखो इस तरीके का फॉर्मूला अपन ने अपने तीसरे लेक्चर में भी किया है, ऐसा मैंने आपको बताया था। बताया था नहीं बताया था? बोलिए। चालक के लिए भी अपन ने धारिता इसी तरीके से निकाली थी जब आसपास माध्यम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट वहां पर भी काम कर रहा था, यहाँ पर भी काम करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के माध्यम बढ़ने पर धारिता जो है वो क्या हो रही है बच्चों? एप्सिलॉन गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब माध्यम बढ़ने पर धारिता बढ़ जा रही है। बात समझ में आई? तो ये बात ध्यान रखना, जब प्लेटों के मध्य समांतर प्लेटों के मध्य माध्यम पर दिया जाता है, तो फिर धारिता जो है वह निर्वात की धारिता की तुलना में एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाती है ना? या निर्वात की धारिता की एप्सिलॉन R गुना हो जाती है, ये ज्यादा सही रहेगा। कुल मिलाकर के धारिता बढ़ती है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। धारिता क्या होती है? बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन न्यूमेरिकल करेंगे। अभी मैं वापस से आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक प्लेटों के क्षेत्रफल एवं उनकी प्रकृति पर। दूसरा प्लेटों के मध्य की दूरी पर। तीसरा प्लेटों के मध्य भरे माध्यम की प्रकृति पर। ठीक है, आप ये सारी चीजें लिख करके आएंगे, फॉर्मूला साइड में लिख सकते हो, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। पहले क्या निकाला था अपन ने? विद्युत क्षेत्र, फिर विभवांतर, और फिर धारिता निकाली थी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। हैव अ गुड डे। और वापस से बोलूंगा बच्चों, क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। अगर नहीं किया है तो बार बार सब्सक्राइब मत करते रहना, पता चले अनसब्सक्राइब हो जाए चैनल। ठीक है, हैव अ गुड डे।